Hello everyone, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the next topic which is structure and components of cell. तो ये अच्छे से समझना है, काफी सारे बीच में इन बिटवीन टॉपिक्स भी हैं इसमें. सबसे पहले बात करते हैं सेल कंटेन्स 3 फीचर्स. तो एक सेल में 3 फीचर्स होते हैं. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. Then we have cytoplasm and nucleus. So अगर आप एक सेल देखो बेसिक, मतलब इतना सिंपल सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट एक बेसिक वे में इस तरीके से मान लो कोई सेल है तो उसके बीच में ये जो छोटा सर्कल दिख रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ये जिसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल. देन यहाँ पे जो इसकी आउटर कवरिंग होती है, मतलब ये जो इसका मतलब पूरा कवरिंग होगी, दिस इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड यहाँ पे जो सारा लिक्विड इसमें भरा हुआ होता है, दिस इज द साइटोप्लाज्म, मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज साइटोप्लाज्म. ओके जी. सो ये 3 चीजें एक एक करके डिटेल में बात करेंगे. सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सबसे ज्यादा, ये पूरा सेशन हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में होने वाला है. काफी सारे इसमें टॉपिक्स आएंगे, काफी ध्यान से समझना है. ठीक है जी. चलो, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. इट इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स अ सेल्स कंटेंट्स फ्रॉम इट्स आउटसाइड सराउंडिंग और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जैसे अभी हमने देखा ये एक सेल है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसमें न्यूक्लियस है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अलाउ नहीं करती कि इसके जो कंपोनेंट्स है, मतलब कंटेंट्स है, सेल के अंदर की जो चीजें हैं वो सेल से बाहर जा सके. तो वो एक वॉल की तरह यहाँ पे रहती है. ठीक है. सो ये तो समझ में आ गया. आगे देखो, the plasma membrane has the capability to decide which material should enter और लीव द सेल. सो इसके पास इतनी राइट होती है कि ये यहाँ पे ये डिसाइड करेगी कौन सी चीज सेल से, अब सेल में अंदर वेस्ट भी तो कलेक्ट होगा, तो कौन सी चीज सेल से बाहर जाएगी और कौन सी चीज सेल के अंदर आएगी. सो दोनों मैंने एरो सेम लगा दी, तो कौन सी चीज सेल के अंदर आएगी और कौन सी चीज सेल से बाहर जाएगी ये मेम्ब्रेन डिसाइड करती है. एंड विच शुड नॉट. ठीक है, तो इसी कंप्लीट है. दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सो सेलेक्टिवली चीजों को परमिट करेगी कौन सी अंदर आएगी और कौन सी बाहर जाएगी. यही सबसे इसका मेन रोल भी होता है. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ अगेन वहां पर टॉपिक तो ये है, हाउ कैन सब्सटेंस मूव इन एंड आउट ऑफ अ सेल. सो यहाँ पे जी क्वेश्चन आता है, मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द सेल्स एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अब मूवमेंट कैसे, से कोई सेल है, चलो ये इसकी मेम्ब्रेन भी है, पानी कैसे अंदर जाएगा या सेल से कैसे पानी बाहर आएगा, ये सब चीजें कैसे वो मूवमेंट होता है. तो इन सब ये चीजें जो भी मूवमेंट होगा, इसके लिए हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे जो मैंने अभी इंट्रो में भी आपको बताया था. वन वॉज डिफ्यूजन एंड वन इज ऑस्मोसिस. तो खैर जब आएगा तभी करते, रीड कर लेते. इट इज कैरिड आउट बाय द मीन्स ऑफ ऑस्मोसिस. सो यहाँ वाटर की बात हो रही है. ऑस्मोसिस से वो है जो मूवमेंट अलाउ होती है. ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू वन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो. ये चीज आपको थ्रू आउट याद रखनी है कि हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाता है. अब मुझे पता है यहाँ पे आपके दिमाग में चल रहा होगा ये कंसंट्रेशन क्या होता है, तो मैं अभी समझाऊंगी कंसंट्रेशन भी क्या होता है. सो पहले ये पूरा पढ़ लेते हैं, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. थ्रू अ सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन, therefore we can say that osmosis is just a special case of the process of डिफ्यूजन. तो यहाँ पे दोनों वर्ड्स आ गए, मतलब इन शॉर्ट ये जो हमारे पास क्वेश्चन था कैसे मूवमेंट होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आ गया इसमें. तो हम पढ़ेंगे क्या होता है ऑस्मोसिस और क्या होता है डिफ्यूजन. इस स्लाइड से जो आपको लेके जाना है, मतलब अपने दिमाग में रखना है, वो ये रखना है कि हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाएगा. ठीक है, तो आप पहले तो समझ लेते हैं ये कंसंट्रेशन क्या होता है. ठीक है, अभी ये वर्ड आया है, इसको हम समझते हैं. देखो एक सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूं मैं. यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर में पानी है, ठीक है, देयर इज वाटर इन दिस बीकर. अब मैंने इसमें डाल दिया सॉल्ट. ठीक है, लेट्स सपोज 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया. अब यहाँ पे क्या हुआ,
अब मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पे, सॉल्ट तो वैसे तो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, बट चलो ये यहाँ पे मैंने दिखा दिया। अब इसमें मेरे पास है वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है। सो मैं कह सकती हूं कि ये जो मेरे पास सॉल्यूशन है, दिस हैज वाटर कंसंट्रेशन एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो वर्ड कुछ नहीं है, सिंपल है। कंसंट्रेशन मतलब जैसे इस सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, वाटर भी और सॉल्ट भी। हाँ, अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये 100 ml वाटर था और मैंने इसमें 1 स्पून सॉल्ट ऐड किया है, ठीक है। तो अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें तो जी समझ लो, अच्छा परसेंटेज के हिसाब से ऐसे देख लेते हैं कि 10% इसमें सॉल्ट है एंड 90% वाटर है। तो मैं कह सकती हूँ 10% ये सॉल्ट कंसंट्रेशन है एंड 90% वाटर कंसंट्रेशन है। तो ये कंसंट्रेशन वर्ड तो समझ में आ गया ना, बस इसमें कितनी मात्रा है, हिंदी में अगर हम बोले कि इस चीज की इतनी मात्रा है इसमें, तो दैट इज कंसंट्रेशन, ठीक है। आई होप ये समझ में आएगा। अच्छा, अब जो हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन, तो उसमें क्या है, अगर किसी यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें वाटर ज्यादा है, तो वो हो गया, मतलब वाटर हो गया हाई कंसंट्रेशन में, है ना। और ऐसे ही कोई सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्ट ज्यादा है, तो यहाँ पे वाटर हमारा हो गया लो कंसंट्रेशन में। समझ में आया? यहाँ पे ये बड़ी सारी चीजें समझ लोगे अगर ये चीज समझोगे। एक ही बीकर में हमने लेट्स सपोज यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा दी, जो हम बात कर रहे थे ना वहां पे, और एक साइड पानी लिया जिसमें वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब वाटर 90% है और सॉल्ट हमारा 10% है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने बोला ये भी सेम सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें वाटर 10% है और सॉल्ट हमने भर भर के डाली है, तो सॉल्ट 90% है। अब वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ है, यहाँ 90% है ना, तो वाटर का यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे वाटर का लो कंसंट्रेशन है। तो अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, क्या याद रखना है, वाटर मॉलिक्यूल्स किधर से किधर भागेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स हाई से लो कंसंट्रेशन पे भागेंगे, ठीक है। ये चीज याद रहेगी। सो यहां से ये तो समझ में आ गया कंसंट्रेशन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं, हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे। ओके, आगे देखो। वैसे तो मैंने जो अभी आपको ये समझाया है ना यहाँ पे कि ये जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मूव हो, यही हमारा ऑस्मोसिस होता है, क्योंकि हम यहाँ पे अभी पढ़ के आए, इट इज द प्रोसेस, it is carried out by the means of osmosis, and osmosis is a process in which water moves from the region of high concentration to one where its concentration is low. So ये जो water का movement high concentration से low concentration पे होता है, उसी को ही हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते। अच्छा, आगे जाने से पहले ना एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया, सॉल्यूशन, अब मैं नॉर्मल टर्म्स दे रही हूँ। सॉल्यूशन मतलब ये जैसे वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर है, तो इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। अब इसमें दो चीजें होती हैं, वन इज सॉल्वेंट एंड वन इज सॉल्युबल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे, वैसे तो ये आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, अब मुझे बताओ इसमें से सॉल्यूट कौन सा होता है और सॉल्युबल लिख दिया मैंने, सॉरी, सॉल्यूट कौन सा होता है और सॉल्वेंट कौन सा होता है। सो सॉल्यूट हमारा, जैसे मैं यहाँ पे क्या ब्रेक लूं, कमेंट्स में आप चाहो तो पॉज करके बता सकते हो। सो सॉल्यूट हमारा होता है सॉल्ट, जैसे यहाँ पे सॉल्ट कह लो, शुगर कह लो, जो भी आप मिला रहे हो वो हमारा होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा होता है वाटर, जिसमें मिलाया जा रहा है वो होता है सॉल्वेंट, एंड जिसको मिलाया जा रहा है वो होता है सॉल्यूट, ठीक है जी। ये चीज यहाँ पे बता देती हूँ मैं, क्योंकि आगे अभी यूज होगी। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, हाउ कैन सब्सटेंस मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेम वही टॉपिक चल रहा है, अभी हमने देखा वहां पे क्या बात करी थी, ऑस्मोसिस, जिसमें हमने सिर्फ वाटर की बात करी थी। यहाँ पे वो क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे हम गैसेस पे आ गए। मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड to and from this cell is carried out by the means of diffusion। सेम चीज है, डिफ्यूजन में बात करी गैसेस की, ऑस्मोसिस में बात करी वाटर की हमने। सो गैसेस, gaseous substance have a tendency to move to area where their concentration is less from the area where there is
हायर। सेम यही चीज जैसे हमने वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करी ना कि वो हाई कंसंट्रेशन से हमेशा लो कंसंट्रेशन पे जाएंगी, सेम यहाँ पे वो चीज गैसेस के साथ भी है कि अगर यहाँ पे लेट्स सपोज किसी हाई H2 की बात करते हैं, ऑक्सीजन है हाई कंसंट्रेशन पे, तो वो ऐसी जगह पे अपने आप को मूव करेगा जहां लो कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। बस जब गैसेस की बात हो रही है तो डिफ्यूजन वर्ड डाल देते हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल्स की बात होती है तो ऑस्मोसिस वर्ड डाल देते हैं। चलो इसको कंप्लीट करते हैं। दिस मूवमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस। अभी कह रहे डिफ्यूजन में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का हो सकता है, गैसेस तो इसमें है, सबसे ज्यादा जो होगा वो गैसेस ही है। देन उसके बाद आता है, सॉरी लिक्विड लिखना था मेरे को, गैसेस के बाद, ओहो एरो भी गलत है, सबसे ज्यादा गैसेस, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। इसका रीजन क्या है? अब जब गैसेस होते हैं, हमने बचपन में मतलब छोटी क्लास में जब साइंस पढ़ना स्टार्ट किया था तब हमने कहा था गैसेस के जो अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़े लूजली पैक्ड होते हैं। जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो वो थोड़े से क्लोजली पैक्ड होते हैं, जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो वो बिल्कुल साथ साथ लगे होते हैं। तो इसीलिए इस केस में मूवमेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इस केस में मूवमेंट सबसे ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो अब चलो दो टॉपिक्स हमने यहाँ पे समझ लिए, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, दोनों में सेम चीजें हैं। मूवमेंट की बात हो रही है, सब्सटेंस कैसे मूव करता है इन एंड आउट ऑफ द सेल। सो बेसिक जो उसका है वो ये है कि हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाएगा। कंसंट्रेशन का मतलब आप सीख चुके हो। चल आगे बढ़ जाते हैं। अब हम यहाँ पे तीन चीजों की बात करने वाले हैं अगेन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। पहले इन वर्ड्स को समझो। टॉनिक क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे दवाइयों को, मेडिसिन को, एक तो होता है जी ये सिरप लेना है आपको, एक हम बोलते हैं टॉनिक पीना है। कभी कभी हम यही सोचते हैं कि हाँ सेम ही चीज होती है। अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना सिरप और टॉनिक में, वो ये होता है टॉनिक हमेशा गाढ़े होते हैं, ठीक है। सो टॉनिक का मतलब तो समझ में आ गया, कोई चीज कितनी थिक है, ठीक है। अब हाइपो और हाइपर, आइसोटोनिक के बारे में तो बाद में बात करेंगे। हाइपो और हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, सो बहुत ज्यादा, एंड हाइपो मतलब कम, ठीक है, कम गाढ़ा और ज्यादा गाढ़ा, ऐसे बोल सकते हैं। सो जी तो हाँ अब यहाँ पे आ जाओ, सॉल्यूशंस की बात हो रही है, सॉल्यूशन की बात हो रही है। सॉल्यूशन मतलब क्या? सेम अपना एग्जांपल लेंगे, सबसे इजी वही है। सॉल्यूशन हो गया जैसे वाटर प्लस सॉल्ट, ये एक सॉल्यूशन है ना। और इस सॉल्यूशन में हम ये पढ़ के आए हैं, वाटर क्या है? वाटर है हमारा सॉल्वेंट एंड सॉल्ट है हमारा सॉल्यूट, ठीक है जी। ये चीज अभी पढ़ा के आई ना, मैं इसलिए पढ़ा के आई तो मुझे पता था यहाँ पे आपको बताना है मैंने। सो वाटर हो गया सॉल्वेंट एंड सॉल्ट हो गया सॉल्यूट, तो ये दो चीजें हैं। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कब बनेगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि ठीक है टॉनिक तो बन गया है लेकिन इतना गाढ़ा नहीं है, मतलब सॉल्ट कम डाला है, मतलब सॉल्यूट। अब देखो सॉल्ट कम है तभी तो वो कम गाढ़ा बना है, मतलब कि सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। अपने एग्जांपल से समझो, सॉल्ट कम है पानी ज्यादा है, एक ऐसा मिश्रण जिसमें पानी ज्यादा है सॉल्ट कम है, मतलब अच्छा यहाँ पे क्या बात हुई? पानी ज्यादा है मतलब वाटर कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है ना। अब इसी तरह से जब हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, तो फिर से सॉल्यूशन सेम है वाटर और सोल्ट का, लेकिन अब वो कह रहे हैं हाइपरटोनिक मतलब बहुत ही गाढ़ा सॉल्यूशन बन गया। बहुत ही गाढ़ा मतलब सॉल्ट भर भर के डाली होगी भाई। तो इस केस में जो हमारा सॉल्यूट है वो ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, मतलब पानी कम है लेकिन नमक भर भर के डालते तो वो गाढ़ा हो गया। मैं एग्जांपल ले रही, जरूरी नहीं हर बार आप नमक और पानी का एग्जांपल दो, समझने में इजी रहता है। मैं ऐसे कोई साइंटिफिक एसिड वगैरह ले आऊंगी तो आपको लगेगा अरे पता नहीं क्या ही बता रहे हो। सो यहाँ पे सेकेंड केस में हाइपरटोनिक में क्या हुआ कि हमारा सॉल्यूट ज्यादा है, मतलब नमक या चीनी जो भी मिला रहे हो वो बहुत ज्यादा है तो वो थिक हो गया, ठीक है ना। सो यहाँ पे इस केस में अब क्या है? वाटर कंसंट्रेशन कम है,
सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो वाटर कंसेंट्रेशन अपने आप कम हो गया, ठीक है ना। तो अब बात सारी ये आती है, ठीक है चलो समझ आ गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी। आइसोटोनिक की भी बात कर लो, आइसोटोनिक में है जितना पानी लिया है उतना ही सॉल्ट ले लिया है, मतलब बराबर है, ना कह सकते ज्यादा गाढ़ा है ना कह सकते ज्यादा पतला है, सब बराबर है ये, ठीक है। चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं, फिर और एक्सप्लेन करूंगी मैं। सो बात कर रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल गेन्स वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। अब इस पूरे को आपको समझाने के लिए मेरे को मिनट लगेंगे, अगर आपने अभी पहले का अच्छे से समझा होगा। देखो अब वो बात कर रहे हैं इसी टॉनिक की, ये जो हमने अभी टॉनिक पढ़ा, अरे कहां गया ये, अरे भाई ये जो हमने टॉनिक पढ़ा हाइपोटोनिक, इसमें हमने बोला क्या बोला है कि वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। अब इसी टॉनिक में, इसी सॉल्यूशन में एक सेल, अच्छा टॉनिक को मैं थोड़ा ऐसे बना देती हूँ, इसी टॉनिक में ये जो पूरा हमारा टॉनिक था इसमें वो सेल डाल दिया, ठीक है। अब इस सेल के साथ क्या होगा मुझे बता दो। वाटर कंसंट्रेशन हाई है, वाटर क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाते, तो अगर सॉल्यूशन का जो वाटर है उसका जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, तो पानी क्या करेगा, इस सेल के अंदर भागेगा ना, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाना होता है। सो वाटर will go inside the cell और क्या करेगा, सेल को बड़ा मतलब फुलाने लग जाएगा। किसी चीज में पानी भरते रहोगे तो वो फूल ही जाएगी ना, तो यहाँ पे वो ये कर रहा है। अब यही पढ़ रहे थे हम, आओ जरा दोबारा से। सो क्या बोला है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल इज हायर, ये तो हमने देख लिया, हाँ भाई इस वाले में हायर होता है, देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल विल गेन वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। समझ में आया, सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड थी ना, कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाना है, और हमने देख लिया कि ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ये हाई कंसंट्रेशन है, तो यहां से पानी भागेगा किसके पास, सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, वाटर कैन मूव इनटू द सेल फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, और पानी कैसे मूव करेगा अंदर, सेल मेम्ब्रेन, H2O ही जा रहा है इसके अंदर, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन से अंदर जाएगा। इन द केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन more amount of water enters the cells which result in swelling of the cell। अब क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन है पानी का, तो इसलिए वो भर भर के सेल के अंदर जा रहे, तो उससे सेल हमारा क्या हुआ, यहाँ देख रहे हो ना, इसमें तो खैर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फटी गया सेल, वो नॉर्मल साइज से एकदम फूलता हुआ जा रहा है, मतलब स्वेल अप हो रहा है। यही जो मैंने अभी आपको समझाया कि पानी जब अंदर जाएगा तो सेल फूलता जाएगा, ठीक है ना। एक बैलून में हवा भरते रहोगे, सॉरी अगर एक बैलून में पानी भरते रहोगे तो वो फूलता जाएगा ना, वही सेल के साथ होता है। अब यही सेम एग्जांपल अगर मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में लूं तो इसमें क्या होता है, सेम आपने ये सॉल्यूशन लिया और इसके अंदर सेल छोड़ दिया। अब इस सॉल्यूशन में वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो सेल के अंदर जो पानी है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। सो अब क्या करेगा, पानी यहां से बाहर आएगा, मतलब सेल से बाहर आएगा। अब एक बैलून है जिसमें आपने पानी भरा हुआ है और धीरे धीरे उसको दबा के आप पानी निकालते जा रहे हो उसका, क्योंकि पानी तो अपना भैया क्या करेगा, उसको समझ में आ रहा है भाई हम जब हाई कंसंट्रेशन में हमें बाहर जाना है, लो कंसंट्रेशन में जाना है, तो पानी इससे बाहर जाता जा रहा है, तो सेल आपका फिर से श्रिंक होने लगेगा, ठीक है। पढ़ लेते हैं अब इसको। So hypertonic solution, if the cells are kept in an environment which has lower concentration of water than what is present inside the cell, then due to the process of osmosis water moves out of the cell। अब यहाँ इस सेल से पानी बाहर आने लग गया। This results in a decrease in size of the cells, मतलब they shrink। अब जैसे मैंने बैलून का बस एग्जांपल है, जब उसको भरते तो ये फूलता जाता है, स्वेल अप हो जाता है, जो कि हमारा केस है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। लेकिन हाइपोटोनिक में पानी क्योंकि बाहर आ रहा है तो सेल श्रिंक करता जा रहा है। ओके जी, सो as more amount of water comes out of the cell, ठीक है। सो ये दोनों अच्छे से समझ में आ गए। लास्ट तो हमारा था ही आइसोटोनिक। अब इसमें क्या है, नॉर्मल रहता है क्योंकि अंदर भी पानी का कंसंट्रेशन सेम है, सेल के अंदर भी, और बाहर जो बीकर में पानी है वो भी है, तो अंदर आ भी रहा है उतना ही बाहर चला जाएगा। सो इनसाइड आउटसाइड चलता रहेगा, बट वो इक्विलिब्रियम बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि सेल बड़ा हो रहा है और सेल का साइज सेम रहेगा, पानी अंदर बाहर होता रहे।
नाउ पढ़ लेते हैं। इफ द सेल्स आर पुट इन एन एनवायरनमेंट व्हिच हैज सिमिलर concentration of water as present inside this state allows for the free movement of water across the membrane without changing concentration of solution on either side. So पानी वो अपने आप आराम से movement हो रहा है। Therefore the size of the cell does not vary in an isotonic solution because there is no net movement of water. सो ऐसा नहीं है कि ज्यादा पानी उसमें से निकल गया, ज्यादा पानी उसमें एंटर कर दिया, इक्विलिब्रियम में रहता है, तो इसलिए ना तो वो श्रिंक करते हैं ना ही वो स्वेल अप होते हैं। ठीक है, आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फटाफट से अपना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला टॉपिक खत्म कर देते हैं, छोटा सा आई थिंक 2 स्लाइड्स और होंगी इसमें। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? तो ये क्या होता है? सिंपल है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनगल्फ्स मतलब होता है किसी चीज को पकड़ लेना, फूड एंड अदर मटेरियल इनसाइड द सेल। आप अपने सेल के अंदर सामान क्या खाना वगैरह कैसे लेते हैं, देखो जरा यहाँ पे ये सारे ये जो ग्रीन ग्रीन है ये खाने का पार्टिकल्स था। ठीक है, अब इसने क्या किया, बड़ी समझदारी से, मान लो ये सीधा सेल था, इसने ना यहाँ पे ये था, अपने आप को थोड़ा सा ऐसे मोड़ लिया, तो फूड पार्टिकल्स यहाँ घूम रहे थे, थोड़ा थोड़ा यूं आने लग गए। अब जैसे ही वो यहाँ पे आ गए तो इसने आके फटाक से अपना गेट कर दिया बंद। तो ये क्या हुआ, ये जो फूड का पार्टिकल्स बाहर थे वो यहाँ पे अंदर आ गए, तो इसको बोलते हैं एनगल्फ करना। तो इस तरीके से वो अपना जो भी फूड आइटम है या जो भी क्या था यहाँ पे फूड और अदर मटेरियल उसको चाहिए वो इस तरह से अपने सेल में ले लेती है। ठीक है, 2 पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं। व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? तो ये क्या होता है? प्लाज्मोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच द कंटेंट्स ऑफ द सेल that are away from the cell wall shrink or contract when a cell loses water due to osmosis when it is kept in hypotonic solution. So जो हम पढ़ के आए हैं अभी hypotonic solution में हमने क्या देखा था, osmosis होता है, सेल हमारा क्या करता है, श्रिंक कर जाता है, तो वो इसी को बोल रहे हैं कंटेंट ऑफ द सेल दैट आर अवे फ्रॉम दी सेल वॉल श्रिंक। अच्छा, ये सेल वॉल एक नई चीज आई है, सो अगला टॉपिक हम ये सेल वॉल ही लेंगे। तो सेल वॉल क्या है, नाम से तो ऐसे लगे कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो भी एक वॉल की तरह तो एक्ट कर रही है, तो ये सेल वॉल क्या है, तो ये हम पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है श्रिंक होना, वो हमारा प्रोसेस होता है प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट है कैन डेड सेल एब्जॉर्ब वाटर? सो दिस इज अ नाइस वन, कि सेल जो डेड हो चुके हैं क्या वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं वाटर? नो, डेड सेल्स कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो वहां पे अगर कोई सेल जैसे एक सॉल्यूशन है, कोई भी ले लो, हाइपोटोनिक वैसा भी, यहाँ पे सेल है, ये डेड सेल है, तो कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा, वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता पानी। ठीक है ना, चलो यहाँ पे हमारा टॉपिक, अच्छा लास्ट एक क्वेश्चन का बचा है, हाउ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया कैन एग्जिस्ट इन हाइपोटोनिक मीडियम? सो हाइपोटोनिक मीडियम कौन सा, लेस कंसंट्रेशन वाला। हाइपोटोनिक मीडियम में बैक्टीरिया, फंगी वगैरह कैसे एग्जिस्ट करते हैं? Plants, fungi and bacteria exist in such situation because of their rigid cell membrane. Even if the cells swell up, the cell membrane is able to prevent them from bursting out. तो अब यहाँ पे ये लोग कैसे रह पाते हैं इस मीडियम में? क्योंकि उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ज्यादा रिजिड है। रिजिड बेसिकली मीन्स बहुत ज्यादा ढीठ है, कि अगर पानी उसके अंदर इकट्ठा होता भी जा रहा है और सेल स्वेल अप होता भी जा रहा है, तब भी वो उसको बर्स्ट नहीं होने देती सेल को। ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिजिड सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे टॉपिक होते हैं कंप्लीट। एक बार फटाफट से कर लेते हैं रिवाइज इसको। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखो, पहली बात तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा होता है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फंक्शंस क्या है, सेम ही है वैसे तो। इट इज फ्लेक्सिबल, मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स बेसिकली फैट्स होता है, ठीक है, फैट्स और प्रोटीन से बना होता है ये। नेक्स्ट है जी, its flexibility enables cell to engulf in food and other from the external environment. This process is called endo, ये तो भी हम पढ़ के आए ना कि जिस प्रोसेस से वो खाना है वो करती है। Ammoebia acquires food through this process. ठीक है, ये तो हमें पता है, ये हम अभी पढ़ के आए हैं, ये सब इसकी चीजें होती हैं। फंक्शंस क्या है? फंक्शन है इट परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये परमिशन देती है कौन सी चीज अंदर आएगी, कौन सी चीज बाहर जाएगी। इट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सेल एज इट एक्ट्स लाइक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और यही रिस्ट्रिक्ट भी करती है, प्रिवेंट करती है, जो चीज सेल को जरूरत नहीं है भाई वो सेल के अंदर नहीं आएगी, इसी तरह से अंदर बाहर नहीं भेजती, जैसे हमने पढ़ाई था, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, आई होप प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस अच्छे से समझ में
आ गया होगा। ठीक है, सो दिस वाज आवर टॉपिक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट टॉपिक पहले सेल वॉल पढ़ेंगे एंड देन बाकी के जो 2 कंटेंट्स है हमारे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म वो पढ़ेंगे। ठीक है जी, सो अब आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बट इन द नेक्स्ट सेशन। बट बिफोर दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि जब भी कोई चैनल पे अपडेट हो तो आपके पास नोटिफिकेशंस आ सकें। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।